शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन डेडिकेशन। एजुकेशन। तो आज ये सिर्फ एक वीडियो के अंदर जो है हम लोग जो है अपने कृतिका का सारा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग का कृतिका के अंदर ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ 3 ही चैप्टर है, तो 3 चैप्टर खत्म करने में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आधा घंटे से 40 मिनट के अंदर हम लोग तीनों चैप्टर जो है वो डीप में एनसीईआरटी के डीप में जो है वो खत्म करने वाले, जिससे आप लोग बोर्ड के एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सके और हर क्वेश्चन में जो है फुल मार्क्स ला सके। इससे पहले वीडियो चालू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि क्षितिज की आप लोग की कंप्लीट बुक जो है वो अवेलेबल है, इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उसकी लिंक मिल जाएगी, जाइए और उससे भी जो है वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि भैया आप लोग को तो पता ही है पढ़ाने का तरीका क्या है। तो सीधे सीधे सबसे पहले वाले हम लोग अपने चैप्टर पे आ जाते हैं कृतिका के। उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का हम लोग का नाम है ग्रामीण संस्कृति, और जो कि आप लोग कह सकते हैं कि ये ग्रामीण संस्कृति के ऊपर लिखा गया पूरा का पूरा चैप्टर। और आप लोग कह सकते हैं कि इसमें जो ये माता का आंचल नाम इस चैप्टर का, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर जो है वो आप लोग का होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसकी जो राइटर है उसका नाम आप लोग को पहले बता दूं, उनका नाम है शिव पूजन साहत जी। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, इसमें आप लोग की ग्रामीण संस्कृति के बारे में बताया गया है। बेसिकली ग्रामीण संस्कृति क्या होती है, या आप लोग का जो गांव का माहौल होता है ना, इसी को आप लोग ग्रामीण संस्कृति समझ रहे हो? कहते हैं, गांव वाले माहौल को। ठीक है, तो इसमें जो है क्या कहते थे कि एक आप लोग का वो शख्स है जिसका क्या नाम है, भोलानाथ। इसका जो है, इसको भोलानाथ, इस आदमी को जो है, बच्चे को जो है बेसिकली 7 से 10 साल का बच्चा है, उसको जो है भोलानाथ नाम दिया गया है। उसका अगर हम लोग रियल नेम की बात करें तो उस बच्चे की जो रियल नेम है उसका एक नाम दूसरा है। उसको भोला हम लोग क्यों कहते हैं भोलानाथ, क्योंकि वो जो है सुबह सुबह उसके पिताजी जो हैं वो जब उनको पूजा के बाद जो है वो तिलक लगाते हैं, तो उसके बाद जो है वो एकदम शिव जी का रूप जैसे लगते हैं, तभी से उनको जो है सब लोग भोला राम जो है वो कह के बुलाने लगते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आगे जो है हम लोग इसके पूरे अच्छे से चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर में क्या बताया गया है, माँ और बेटे का रिश्ता और बाप का रिश्ता, इन तीनों का रिश्ते को जो है बहुत ही अच्छे से जो है वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो हम लोग अगर ये आ जाए, इस कहानी के माध्यम में आ जाएं, तो ये स्नेह दुलार और ये सब चीज़ों को जो है वो बताता है। तो लेखक जो है इसमें जो है, लेखक कौन है इसका, लेखक जो आप कह सकते हैं कि तारकेश्वर नाथ, यानी कि जो आप लोग का छोटा बच्चा है उसका ओरिजिनल नेम क्या है भोलेनाथ का, उसका है तारकेश्वर नाथ जी। ठीक है, तो तारकेश्वर नाथ जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि सुबह सुबह जब उनके पिताजी जब उनको वो करते थे पूजा और वो हो जाता था, तो तिलक लगाने के बाद जो है एक वहाँ पे एक पोटी होती थी, उस पोटी के अंदर जैसे आप लोग ये देख सकते हैं इस पोटी को, तो इसमें जो है राम जी का जाप करके जो है इसमें पर्चा डाला करते थे। ठीक है, और इसके बाद जो है बेसिकली बाप क्या करते थे कि अपने बच्चे को ले जाकर उसके साथ कुश्ती लड़ते थे। अब उसके साथ कुश्ती लड़ने का मतलब क्या है कि रियल में कुश्ती नहीं लड़ते थे भाई, रियल में नहीं लड़ते थे, उससे खेलते थे कि आओ भैया मैं खेलता हूँ, और कुश्ती में उससे हार भी जाते थे ताकि मेरा बेटा जो है वो खुश हो जाए, जैसा कि सबके अब्बा करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ठीक है, तो जो है ऐसी जो है ये लोग खेलते थे मस्त एकदम, जो है अब्बा उनके कंधे पे उसको बैठा लेते थे, वो बेहतरीन अपने पिताजी के साथ पूरे मोहल्ले की जो है वो सैर करता था एकदम बेहतरीन तरीके से, और बहुत जो है वो शरारत करता रहता था। अब भोलानाथ जो है ये बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा था। ठीक है, अब भोलानाथ जो है बहुत कुछ खेलता था। अब जैसे माँ के साथ जो उसका ज़्यादा दुलार तो था नहीं, माँ के मतलब माँ को याद करता था, लेकिन ज़्यादातर दिन भर बाप के साथ रहता था, उनके कंधे से कंधा मिलाकर घूमता रहता था, खेलता रहता था, कूदता रहता था। अब माँ को भाई कब याद करता था, जब इसको लगती थी भूख, तो खाना खाने के टाइम जो है पहुँच जाता था भैया ये माँ के पास कि भैया माँ जो है खाना परोस के देती थी। अब जो है बाप के साथ ये खाना खाता था, खाना जब भूख लगती थी तो माँ के पास चला जाता था, लेकिन बैठ के खाता था बाप के साथ। तो जब बाप के साथ बैठ के खाता था तो बाप जो है इसको जो है वो कह सकते हैं ना, वो निवाला जो होता है, वो निवाला जो है वो ले लेके जो है छोटा छोटा निवाला जो है वो दे देते थे, जिससे उसको क्या लगता था कि वो बच्चे को लगता था भोलेनाथ को क्या कि मैंने खाया बहुत है, क्योंकि निवाला बहुत ज़्यादा रहता था लेकिन छोटा रहता तो मतलब खाया कम है। तो इसकी माँ को देख कर गुस्सा आता था, कहती थी कि ये क्या तुम इसको छोटा छोटा खिला रहे हो, जिससे इसको लग रहा है कि ये खा तो बहुत लिया लेकिन खाया तो बहुत कम है। तो उसके बाद माँ क्या करती थी, वो बड़ा बड़ा वो वाला नहीं होता है निवाला बना के रख दिया जाता, जो हम लोग बचपन में कहते थे कि ये नाना का, ये नानी का, ये दादी का, ये मामा का, ये मौसी का, ऐसा वाला निवाला रख के दे देती हैं। और सब बड़े बड़े निवाले जो है मतलब जो आराम से वो खा सके और जिससे ज़्यादा उसके पेट में चला जाए वैसा करके खिला देती थी बेहतरीन। अब वो खा लेता था, लेकिन उसके बाद उसकी माँ क्या करती थी,
उसके बाल में जो है वो तेल लगा देती थी, जो कि हम लोग के भी लगाती हैं, ठीक है। तो क्या करता था, उसको बहुत ज़्यादा वो रोने लगता था, उसको पसंद नहीं था तेल वेल लगवाना, जैसा सबको हम लोग को पसंद नहीं है भाई। तेल लगा के स्कूल कैसे जाएंगे, तो वही वाली बात आ जाती कि तेल लगा देती थी कि अब जाओ स्कूल तेल लगा के, तो रोने लगता था वो। तो रोने लगता था तो उसके पिताजी आते थे, क्या करते थे, अपने कंधे पर बैठा के उसको बाहर निकाल देते थे। रोते रोते वो जाता था, हाँ करके रो के बाहर जाएगा, और बाहर जाते ही जो है वहाँ उनके दोस्त लोग जो खेल रहे होते थे उनको देख के जो है रोना भूल जाता था, और उन्हीं के साथ जो है वो लग के खेलने लगता था। अरे देवा। अब भाई जब उनके साथ लग के खेलने लगता था तो पता है कैसे खेल खेलते थे ये लोग खेल खेलते थे कि गुड्डा गुड़ियों की जो वो शादी करा देंगे, बारात निकलवा देते थे, ठीक है, मिठाइयों की दुकान लगा देते थे। सब इमेजिनेशन में हो रहा है, कुछ था नहीं, ठीक है ना। गुड्डा गुड़िया, भले गुड्डा गुड़िया हो, उसका आपके एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं है, कुछ है नहीं, लिखित नहीं है, बस ये है कि गुड्डा गुड़िया के ये लोग जो है वो खेल करवाते थे, बारात निकालते थे। चुप रे बाबा, तू चुप रे। हाँ, लेकिन जो मिठाई की दुकान लगाते थे वो तो पूरा इमेजिनेशन है, उन लोगों के पास मिठाई के लिए कोई नहीं था। क्या करते थे ये लोग, जो वो कंकड़ नहीं होती है, गिट्टी गिट्टी जो घर बनाने के लिए लगती है, जिसको अरे तुम लोग जिसको चला के मारते हो, हाँ वही गिट्टी से क्या करते थे, उस गिट्टी को ये लोग बना लेते थे लड्डू। ये वाली गिट्टी, हाँ देखो मैंने इमेज में ऐड की है, ये गिट्टी जो है, ये गिट्टी को बना लेते थे ये लोग लड्डू, इसको लड्डू बना लेते थे। और ये आप लोग की जो घी है, पानी है, पानी को बना देते थे देसी घी। इमेजिनेशन, ठीक है। कागज़ जो होते हैं, कागज़ अखबार, उसको जो है ऐसे फोल्ड कर देते थे, ऐसे और ऐसे ऐसे फोल्ड करके टेंट बना देते थे उसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है वो लोग किया करते थे, और इससे जो है वो पूरा का पूरा एक वो क्या कह सकते हैं कि एक जो है वो दुकान लगा देते थे मिठाई की। और क्या करते थे कि खाना बनाने के लिए जो है यही सब झूठ मूठ का हर चीज़ तैयार कर देते थे, और कढ़ाई कलछुल झूठ मूठ की बना देते थे। और कह सकते हो कि आटा के लिए क्या करते थे ये लोग, जो मिट्टी होती है, मिट्टी का आटा बना देते थे। तो ऐसे ही करके इमेजिनेशन का जो है वो लगा के बेहतरीन खाना बना के परोस दिया करते थे। सब दोस्त जो है आराम से चुपचाप ऐसे ऐसे लाइन में बैठ जाएंगे और खाने के लिए झूठ मूठ का बैठ जाएंगे। तो इसी में इनके अब्बा जो थे, किसके, भोलेनाथ के। भोलानाथ का असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ, ठीक है। तो इनके अब्बा भी बहुत मजाकिया थे, ये अपने बेटे के पास आ जाते थे और कहते थे, और भोलानाथ भाई मुझे नहीं खिलाओगे, अकेले अकेले खाने बैठ गए हो। कर लो, अब्बू आ रहे हैं। तो बच्चे क्या होते थे, शर्मा के जो है चले जाते थे। अब इनके खेल में बस भाई यही चीज़ खेल शामिल नहीं था, इनके खेल में शामिल और क्या था, ये खेती भी करते थे। झूठ मूठ की खेती के लिए क्या करते थे, जो चबूतरा होता है घर के बाहर का, या जो तुम लोग पुराने गांव में जो घर है उसके थोड़ा बाहर जो है पेड़ के नीचे चबूतरा बना रहता है जिस पे बैठते हैं लोग, तो उसी चबूतरा को ये लोग खेत बना देते थे। और तुम लोग की जो ईंटें होती हैं, छोटी छोटी मिट्टी में जो ईंटें रहती है, उस मिट्टी की ईंटें को सीड, यानी कि तुम लोग कह सकते हो कि सीड को हिंदी में क्या कहते हैं यार, अब सीड को तो मुझे नहीं पता, बीज, हाँ बीज, तो वो बीज को है उसको बीज बना देते थे। तो ये ऐसे जो है ये लोग खेलते थे और बीज को जो है डाल देते थे और झूठ मूठ की जो है खेती करते थे। तो ऐसे ये लोग पूरा का पूरा खेल खेलते थे। तो उन लोग का खेल याद रखना, कौन कौन सा खेल खेलते थे, खेती का खेल खेलते थे, और गुड्डा गुड़ियों की शादी करते थे, बारात निकालते थे, मिठाइयों की दुकान लगा देते थे, और खाना बना के झूठ मूठ का खिलाते थे। ये सब जो है क्वेश्चन में आ सकता है, ये सब लिखोगे जिससे 100 मार्क्स मिलेंगे। भाई इंडियन हो यार, बना के लिखना तो तुम लोग को आता ही है यार, जन्म सिद्ध अधिकार है हम लोग का बना के लिखना, ठीक है। तो ये इतना, ये यहाँ तक के हो गया। अब इसके बाद क्या होता था कि भाई ये शरारती तो बहुत है, ऐसी दुकान लगा लेता था, ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारा भोलानाथ। अब भाई ये बहुत शरारती भोलानाथ, तो ये क्या करेगा भाई, एक बूढ़ा हुआ आदमी रहता था, बुढ़ा ईसा, तो कहीं बैठा रहता था चुपचाप। तो उसको पता है, उसको चिढ़ाएंगे ये लोग, और क्या कह के इसको चिढ़ाते थे बुढ़े को, उसको चिढ़ाते थे, बुढ़वा बेईमान है मांगे करेले का चोखा। बुढ़वा बेईमान है मांगे करेले का चोखा, मतलब बेसिकली करेले का चोखा जो होता है वो एक टाइप की डिश होती है। तो ये मैंने बुढ़वा की ऐसी इमेज ले ली, तो ये बुढ़वा होगा। तो इससे क्या कहते थे कि कहते थे बुढ़वा बेईमान है मांगे करेले का चोखा। तो करेले का चोखा बेसिकली आप लोग की एक डिश होती थी, वही बुढ़वा जो है उस टाइम मांगता होगा या कुछ भी होता होगा। तो ये बुढ़वा क्या किया भाई, ये गुस्सा आ जाता था, साला दौड़ा देता था मारने के लिए इन लोग को, भागते थे नंगे पैर दौड़ के एकदम, ठीक है। तो ये जैसे ही जैसे दौड़ाएंगे नंगे पैर दौड़ के, वो लोग भाग जाएंगे, छुप छुपा जाएंगे इधर उधर, दोस्त लोग उसके जो भोला के रहेंगे, और स्कूल की तरफ भाग जाएंगे। तो ये लोग ये क्या करेगा, ये सीधे पहुंच जाएगा स्कूल के पास, मास्टर के पास, और ये कहेगा देखो भोला जो है तुम्हारे पास जो पढ़ता है वो देखो मुझको ऐसे ऐसे चिढ़ाता है, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मुझे बहुत परेशान करता है। अब मास्टर का भाई दिमाग सनका गया। अब मास्टर जो है अब ढूंढे, मिल नहीं रहा। तो मास्टर के पास जो है जो उसके बड़े विद्यार्थी थे, उससे ऊंची क्लास वाले जो थे, उन लोग को जो है भेज दिया कि भाई जाओ और उन लोग को जो है पकड़ के लाओ, जो हाथ में आ जाए वो उनको जो है वो पकड़ के आ जाओ। तो बड़ा विद्यार्थी जो था उसका नाम याद रखना, क्या नाम था, भैजू मेन था। तो भैजू को भेज दिया। अब भैजू गया और 2-3 उसके साथ और गए होंगे, सब ढूंढे डाले, कोई नहीं मिला। लेकिन साले इत्तेफाक से मिल गया, कौन, भूला मिल गया उसको। अब भूला कह रहे हैं वो तारकेश्वर
भोलेश्वरनाथ यानी भोलेनाथ उसको मिल गया, भोलेनाथ जिसका नाम है इस उसमें, ठीक है। तो भोलेनाथ को जो है, भोलानाथ को पकड़ के जो है वो ले आया। अब भोलानाथ खूब रो रहे हैं, मास्टर जी उनको खूब डांटे हैं, उनकी एकदम हालत ख़राब, बत्तीसी बाहर एकदम। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। खूब रोए खूब रोए खूब रोए। अब रोते रोते इतनी हालत ख़राब होगी कि भाई इनके अब्बा जो है इनको स्कूल जाके इनको लाना पड़ा। अब जैसे ये स्कूल जाके ला रहे हैं तो रास्ते में कंधे के ऊपर बैठा के ये रोता हुआ आ रहा था। अब क्या किया, देखा कि सामने फिर मेरे दोस्त लोग खेल रहे हैं, फिर रोना भूल गया और फिर अपने दोस्तों के साथ जाके खेलने कूदने लगा। अब्बा कहें कि चलो ठीक है खेलो कूदो, हम घर जा रहे हैं। अब्बा जान रहे थे शैतान लड़का है, क्या किया जा सकता है, चल दिए भाई, खून तो नहीं का। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब वो क्या किए कि देखें कि चूहे का बिल। अब ये लोग चूहे को जो है निकालना चाहें लेकिन डर के मारे इसके अंदर हाथ नहीं डालें, तो क्या किए इस बिल के अंदर जो है पानी लेके डाल दिए। जैसे ही पानी डाले, अब चूहा तो निकला नहीं, ठीक ना, उन लोग को चूहा नहीं दिखा था, उनको चूहे जैसा ऐसा बिल दिखा था, उन लोग को लगा था कि अंदर चूहा होगा, तो वो लोग डाल दिए पानी। और जैसे ही पानी डाले तो जैसे ही जो अंदर से निकला तुम्हारा ये क्या है, ये सांप है, अजगर नहीं सांप होगा, ठीक है सांप होगा। तो जैसे ही सांप निकला एकदम दौड़े, एकदम नंगे पैर, एकदम चप्पल वप्पल उल्टी गिरते पड़ते, एकदम भागते हुए, एकदम दौड़ते हुए जो है वो गया भोला सीधे अपने घर। और घर में हालांकि पास में जो है उसके अब्बा थे, तो अपने अब्बा के पास ना जाके जो थोड़े दूर पे रसोई में उसकी माँ थी उसके सीने से जाके उनके आंचल में जो है सीधे जाके जो है लग गया। वो होता है ना उसमें अंदर एकदम चला गया आंचल के अंदर। तो यहीं से पता चलता है कि बाप चाहे जितना भी रह ले बच्चों के साथ, लेकिन बच्चों का जो प्यार होता है, स्नेह होता है, वो ज़्यादातर माँ से जो है वो जुड़ा रहता है। तो यही बेसिकली आपके माता के आंचल में बताया गया है कि माँ का स्नेह जो है वो पिता से ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे को जब भी कोई भी परेशानी आती है तो क्या होता है कि हम लोग को भी जो भी परेशानी होती है हम लोग अम्मी से कहते होंगे ना, अपने माही से जो है उनका ज़्यादा लगाव होता है, तो सीधे अपने माँ के पास चले जाते हैं। जबकि दिन भर भले रहे बाप के साथ लेकिन वो सीधे माँ के पास चला जाता था। तो बेसिकली अब 100% इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। A to Z हर चीज़ लिख लोगे ना भाई, हाँ लिख लोगे, कमेंट में बता देना मज़ा आया चैप्टर पढ़ के, और आया ही होगा 100%, इतने ईजी वे में जो है वो बता दिया। एक एक NCERT पॉइंट बताया, कुछ पॉइंट आप लोग का नहीं छूटा कि एक भी क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट ना कर सको, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर में हम लोग आते हैं, ये हम लोग का है कौन सा, ये हम लोग का साना साना हाथ जोड़ी। ये साना साना हाथ जोड़ी आप लोग का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बेसिकली, क्योंकि अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें जो लेखिका है कौन है इसकी, वो इसमें जो बात की गई है लेखिका भी यही है, इनका नाम है मधु कांकरिये। मधु कांकरिये ये आप लोग देख सकते हैं, ये इनकी वो है, कौन है, मधु कांकरिये। एक सेकेंड, हाँ, तो मधु कांकरी के आप लोग ये वाली भी इमेज देख सकते हैं, ठीक ना। तो इनको बहुत ज़्यादा पुरस्कार वगैरह जो है वो मिलता रहता है। ये भी देख सकते हो तुम बायजूस में भी, ये जो है ये 2021 में जो है बिहारी पुरस्कार जो है ये जीती हुई है। तुम लोगों को कोई बताएगा नहीं, ये जनरल नॉलेज है, ये NCERT में नहीं है भाई, हर चीज़ NCERT के लिए थोड़ी पढ़ी जाती है, अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी पढ़ी जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारी जो है वो है, ये देख लो बहुत अच्छा इन्होंने एक क्वार्टेस लिखा था, ये अपना पढ़ लो, चाहे किसान का हो या पश्चिमी समाज का, एक जैसा, ठीक ना। तो ये सब बहुत कुछ ये सब इसमें रहती हैं न्यूज़ वगैरह में, तो तुम लोग इनको थोड़ा अच्छे से जो है वो रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये कहानी शुरू होती है कहाँ से कि भाई ये गई होगी कभी सिक्किम में। तो सिक्किम में एक जगह है, तुम लोग कह सकते हो गैंगटोक, तो गैंगटोक वहाँ की राजधानी है। तो इनको जो है गैंगटोक से लेके तुम लोग कह सकते हो कि यामहंग, गैंगटोक से लेके तुम लोग का यामहंग, ये जो है गैंगटोक और ये तुम लोग का यामहंग, तो यहाँ से लेके गैंगटोक से यहाँ यामहंग तक की जो इनकी जर्नी है, उस जर्नी के बारे में इन्होंने बताया। तो जो वहाँ से इन्होंने यहाँ तक ट्रैवल किया, सिक्किम के अंदर ही दोनों प्लेस आता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के इन्होंने जो ट्रैवल किया उसी के बारे में इन्होंने बताया। अब तुम लोग जान रहे हो, जैसे सिक्किम की बात आ गई तो तुम लोग के पास आ गया क्या क्या, तुम लोग के पास आ गई वादियाँ, तुम लोग के पास आ गए ऊंचे ऊंचे पहाड़, और तुम लोग के पास आ गई बर्फ़ें, ठंडी ठंडी हवाएं। तो ये सब नज़ारे होते हैं वहाँ के, जो तुम लोग मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जान रहे होगे, क्योंकि सब लोग जो है ऑनलाइन बहुत ही अच्छे जो है सब कुछ देखते रहते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसके अंदर पढ़ना है कि साना सानी हाथ जोड़ी जो है, ये तुम लोग कह सकते हो कि ये एक प्रार्थना है। साना सानी जो हाथ जोड़ी चैप्टर का नाम है, ये साना साना मतलब होता क्या है, साना साना मतलब होता है छोटा छोटा हाथ, साना साना मतलब छोटा छोटा। तो साना साना हाथ जोड़ी मतलब छोटा छोटा हाथ जोड़ के, एक सेकंड देखो, हाँ ये साना साना हाथ जोड़ी गर्दह प्रार्थना खामो जीवन तिमो कौशैली। तो इसमें क्या प्रार्थना करती है ये आप लोग की मधु कांकरी, या क्या बोलती हैं कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन कह सकते हैं कि उसमें अच्छाइयों में जो है वो समर्पित हो जाए, जितनी भी अच्छाइयाँ मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँ। ये इन्होंने कब कहा, ये इन्होंने जब सिक्किम में, जब ये यहीं पे थी, कहाँ पे थी, गैंगटोक में थी। तो गैंगटोक में जब रात का तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे टाइम था, तो इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने देखा कि चंद्रमा जो है यूनिवर्स जो
जो है जो तुम लोग का आसमान है वो उल्टा बिखरा हुआ पड़ा है, नीचे खूब सारे तारे जो हैं वो जगमगा रहे हैं। उनको लगा कि जो है वो तुम लोग का आसमान जो है उल्टा बिखरा पड़ा है और नीचे सितारे बहुत ज़्यादा जगमगा रहे हैं। ये इनको क्यों लगा रात के टाइम, ये इनको यूँ लगा क्योंकि भाई पहाड़ों का इलाका है, तो ये खड़ी थी पहाड़ में, और ये जब पहाड़ में खड़ी थी ऊंचाई की जगह, तो नीचे जितने भी घर थे, छोटे मोटे बड़े बड़े जितने भी घर थे, उन सब में भाई लाइट जल रही थी। तो भाई नीचे जो है रात के टाइम नीचे खूब रोशनी दिख रही थी। तो इनको जैसे आसमान में देखो ना तो छोटी छोटी लाइट दिखती है, तो वैसे इनको नीचे की तरफ छोटी छोटी अपनी सिक्किम में प्लेस में जो है वो लाइट दिख रही थी, क्योंकि ये ऊंचाई पे खड़ी थी। तो इसीलिए इन्होंने कहा, ये वाली इन्होंने वो बात कही कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन जो है अच्छाइयों में समर्पित हो जाए। तो ये यहाँ पे इन्होंने वो प्रार्थना की। अब ये प्रार्थना बेसिकली ये जो लैंग्वेज है, ये जो ऊपर लिखी है साना हाथ जोड़ी ग्रह प्रार्थना, ये जो है ये भाई तुम लोग समझ सकते हो ये एक नेपाली लैंग्वेज है। ये नेपाली लैंग्वेज इन्होंने वहाँ के एक नेपाली लोग से जो है वो सीखा था, और ये इसी में जो है वो प्रार्थना कर रही थी। ठीक है, तब वो उन्होंने जो है सोचा कि मैं यहाँ से जो है जाऊँगी यामटांग घूमने के लिए। ठीक है, तो वो चल दी। इन दोनों का तुम कह सकते हो कि यामटांग वैली से इसका गैंगटोक से यामटांग का तुम लोग का डिस्टेंस कितना था? तुम लोग का डिस्टेंस था 149 किलोमीटर। ये सब याद रखना, ये सब मेन है। 149 किलोमीटर ये इसका डिस्टेंस था। ठीक है, तब ये चल दिए। तो जैसे जैसे ये चलना शुरू किए, कैसे जा रहे थे ये लोग, इसमें भी मैं बता देता हूँ कि आप लोग की जो ये हैं मधु कांकरिया है, इनकी एक दोस्त थी जिनका नाम था मनी, और एक और फ्रेंड थी इनकी, और इनके साथ जो है एक आदमी था, कह सकते हो जो ड्राइवर है, जो कार तुम लोग की जीप है या कार है जो चला रहा है। ठीक है, जीप बेसिकली मान लो, तो जीप चला रहा है। अब वो बेसिकली वो ड्राइवर भी है और वो गाइडेंस भी कर रहा है, क्योंकि वो वहीं का रहने वाला है, उसको वहाँ के हर रोड का नॉलेज है। वो उनको जो जो रास्ते में पड़ रहा है उन सब के बारे में बताता हुआ भी जा रहा है। तो वो बेसिकली पूरा उनको गाड़ी भी कर रहा है। तो वो ड्राइवर भी है, कार भी चला रहा है, जीप भी चला रहा है, और वो बेसिकली गाइडेंस भी है। और उसका नाम क्या है? सिक्किम का रहने वाला है, लोकल है वो। उसका नाम है जितेंद्र नागी उसका नाम एकदम याद रखना। ठीक है, तो उसके साथ ये लोग चल दिए। अब जैसे ये लोग चलना शुरू किए, यामटांग से जैसे ही चलना शुरू किए, ठीक है, तो यामटांग से जैसे ही थोड़ा सा ये लोग आगे बढ़े, तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने देखा कि बेसिकली तुम लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जा रहे हैं, ये दोस्त लोग हैं। ठीक है, ये लोग जा रहे हैं, ये ड्राइवर है तुम्हारा। ठीक है, ये ड्राइवर है जिसका नाम क्या है? जितेंद्र नागी, और ये तुम लोग का बेसिकली एक गाइड का भी काम कर रहा है, जैसा तुम लोग देख रहे हो। अब जैसे ही आगे गए तो आगे थोड़ा सा जाने के बाद इनको जो है एक सफ़ेद झंडे दिखने लगे। झंडे को क्या कहते हैं? पतकाए जो है, आप लोग का नाम देख लेना। ठीक है, पतकाए आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा। तो ये पतकाए जो हैं, सफ़ेद झंडे टाइप के पतकाए जो है वो लगे हुए हैं पूरे वादी में। तो उन्होंने पूछा अपने ड्राइवर से, भाई ये क्या चीज़ है यार, ये सफ़ेद जो है ये क्यों लगा हुआ है पूरे में? तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो बौद्ध धर्म है, वो बौद्ध धर्म अगर कोई मर जाता है तो लोग क्या करते हैं, 108 पतकाएँ, तुम लोग इसी को जो है पतकाएँ कह सकते हो, ये जो झंडा है। ठीक है, तो 108 पतकाएँ जो है वो लगा देते हैं जब उन लोग के बौद्ध धर्म में कोई जो है वो मृत हो जाता है। तो इसीलिए ये पतकाएँ यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर उनको रंगीन पतकाएँ दिखाएं। तो रंगीन पतकाएँ भी वही बौद्ध धर्म को जो फॉलो करते हैं वही लोग लगाए थे। और रंगीन पतकाएँ क्यों लगाते थे? ये खुशी में लगाते थे, जैसे कोई पैदा हो गया, किसी का जन्म हो गया, या कि किसी में कोई अच्छी खबर हो गई, कोई बीमार था वो अच्छा हो गया। तो जितनी भी खुशियाँ वाली चीज़ें होती हैं, कोई त्यौहार वगैरह, तो उसमें ये लोग रंगीन पतकाएँ लगाते थे। और सफ़ेद लगाते थे मृत में, और सफ़ेद कितनी लगाते? तो 108 लगाते थे, वो याद रखना। ठीक है, अब फिर थोड़ा सा और ये लोग आगे बढ़े, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने में कहाँ जा रहे हैं ये लोग यामहांग जा रहे हैं। कहाँ पे? यामथांग। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन लोग को एक ये चक्र जैसा एक गोल ऐसा दिखा। यहाँ पे बेसिकली इसको क्या कहते थे? इसको बेसिकली प्रेयर व्हील वहाँ के लोग कहते हैं। और ये प्रेयर व्हील या चक्र जो है, इसमें क्या होता था, इससे लोग इच्छाएं अपनी जो है वो मांगने आते थे, और इससे बेसिकली उन लोग जो है बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे बौद्ध धर्म जो है। ठीक है, अब ये इन लोग को ये दोनों चीज़ मिला। अब इसके आगे फिर ये लोग धीरे धीरे और जा रहे हैं बेहतरीन। तो अब जब थोड़ा सा दूर और चले गए ये लोग, तो इन लोगों ने क्या देखा कि अब भाई अब रात हो रही थी, तो अब एक दिन में सारा सफ़र जो है वो करना तो मुश्किल है भाई। क्यों? क्योंकि तुम लोग का कितना किलोमीटर है? तुम लोग का आई थिंक कितना किलोमीटर था? 149 किलोमीटर था। ठीक है, तो 149 किलोमीटर जो है ये लोग दोपहर का टाइम निकले होंगे, तो उसी दिन पूरा नहीं हो पा रहा होगा। तो वो लोग जो है रात में रुक गए एक जगह। अब जब वहाँ पे ये तुम्हारी रुकी मधु कांकरिया, तो रात में तो इसको इतना कुछ ध्यान में नहीं आया, ठंडी लग रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। तो ये सोची भाई सुबह उठ के मैं देखूंगी, पूरी बर्फ़ हो गई यहाँ पे। उसके मन में यही था कि बर्फ़ वाली जगह देखना है, क्योंकि गैंगटोक में उस टाइम बर्फ़ नहीं था। तो जा रही थी यामहांग में कि शायद यहाँ पे बर्फ़ होगी तो मैं घूमूंगी, मज़ा आएगा बर्फ़ में। तो ये जब रास्ते
रास्ते में रुकी तो इसने वो जो रास्ते में रुकी थी, जो बीच का गांव पड़ा था जहाँ पे ये रुकी थी, उस गांव का नाम क्या था? उस गांव का नाम था लायुंग। तो इनको लगा भाई लायुंग अब ज़्यादा दूर तो है नहीं, ठीक है, तो हो सकता है कि लायुंग में भी बर्फ़ होगी। तो ये सो गई। अब जब सुबह उठी तो देखी ये ऐसी बंजर पड़ी है। चलो चलो चलो। मतलब सर्दी है, हवा है, ठंडी भी है, लेकिन बर्फ़ नहीं है। अब वहाँ के लोग बोले कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इस वजह से यहाँ पे जो है बर्फ़ नहीं गिरती है। तो ये बोली तुम्हारी कौन? मधु कंकरिया कि हाँ लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन कर दिया, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा है। हम लोगों ने वातावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान किया, हम लोग को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये सब बेसिकली जो चीज़ है ये सब देखने लगी, ये सब तुम लोग बना के लिख लेना। तो उसके बाद जो है अब लायुंग को उन्होंने, कोई वहाँ के जो लोग होंगे उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि भाई अगर तुम्हें बर्फ़ देखना है तो तुम कहाँ जाओ? तुम चले जाओ कटाओ। कहाँ चले जाओ? तुम कटाओ। अब वैसे लेकिन उनको जाना कहाँ था? इनको जाना था यामथंग। निकली कहाँ से थी? गैंगटॉक से। भाई समझना, गैंगटॉक से निकली थी, इनको जाना था यामथंग। गैंगटॉक से निकली, यामथंग जाना था, घूमने जा रही थी, पहाड़ी इलाके में बर्फ़ वाली जगह देखने जा रही थी। रास्ते में जो रुकी वो प्लेस कौन सी थी? वो थी लायुंग। लायुंग में ये सोची बर्फ़ होगी, बर्फ़ मिली नहीं, तो वहाँ के लोगों ने उनको सजेस्ट किया कि भाई कटाओ जाओ, कटाओ में बर्फ़ ही बर्फ़ है, एकदम नहा लो कटाओ जाके, ठीक है, बर्फ़ में आई थिंक, मतलब चले जाओ घूम लो। तो अब कटाओ और इनको जाना था यामथंग। तो ये दोनों डिस्टेंस एकदम अपोजिट थी। मान लो अगर यहाँ पे तुम्हारा यामथंग है और यहाँ पे ये रुकी हैं, ठीक है, तो इनका तो जो कटाव है वो बेसिकली यहाँ पे है, तो इनको एकदम उल्टा जाना पड़ जाएगा। लेकिन अब इसने किसी ने कह दिया भाई जाओ कटाव घूम के आओ, अब चुल हो गई कि अब तो जाएंगे भाई, घूम के आएंगे, एकदम बर्फीली जगह। तो ये वापस उसी रास्ते से गई और अपोजिट साइड वापस से आई कटाव। अब कटाव भाई सही में बहुत खूबसूरत निकला, एकदम बेहतरीन, बर्फ़ ही बर्फ़। इन लोग को मज़ा आ गया कटाव देख के। अब कटाव देख के इसने जो है अपने दोस्त से बोला भाई ये तो एकदम स्विट्ज़रलैंड जैसा दिख रहा है। तो इसकी दोस्त जो है स्विट्ज़रलैंड गई हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, जिसका क्या नाम था मनी, तो उसने क्या किया, नहीं ये स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है, स्विट्ज़रलैंड तो इसके सामने कुछ भी नहीं, एकदम फीका है, ठीक है, ये बात हो रही थी। अब जब ये लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद इन्होंने क्या देखा कि भाई वहाँ पे बैठे हैं फ़ौजी। अब वो फ़ौजी भाई तुम लोग कह सकते हो कि ये उसकी कटाव की उसकी जो है मनु कंकरिया की जो दोस्त है मनी, ठीक है, एक इमेज है, ठीक है। तो ये चली गई, तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी, ये तुम लोग का स्विट्ज़रलैंड आ गया, तो इन लोग को दिख गए फ़ौजी। ये फ़ौजी जो छावनी एरिया में वहाँ पे थे -15 डिग्री में, बहुत ज़्यादा -15 डिग्री में। तो ये जो तुम्हारी ये हैं, क्या नाम है इनका, मधु कंकरिया, ये आश्चर्यचकित हो गई कि इतनी सर्दी में -15 डिग्री में कैसे ये लोग दिन रात तैनात है, कहीं थोड़ी बात की वो लोग कहें कि हाँ भाई हम लोग रक्षा करने के लिए 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ये सब बात हुई। अब यहाँ से जो है ये थोड़ा और आगे बढ़ी, थोड़ा और आगे जैसे ही बढ़ी तो वहाँ पे क्या देखी कि बहुत सारे गरीब लोग जो हैं वो वहाँ की रोड फोड़ने में, बर्फ़ वाले एरिया में अक्सर मेन रोड पे जो है वो जम जाती है, बर्फ़ आके गिर जाती है, तो रोड ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी औरतें और बहुत सारे आदमी जो है गरीब बेचारे वो फोड़ने में लगे हैं, काम पे लगे हुए हैं। तो इन्होंने क्या देखा वहाँ पे, इन्होंने ये सीखा कि भाई इतने खूबसूरत जगह पे भी कुछ लोग हैं जो अपनी खाने और रोज़ी रोटी के लिए भी, 2 वक्त की रोज़ी रोटी के लिए भी इतनी खूबसूरत जगह पे भी जो है वो इतनी कठिन मेहनत कर रहे हैं कि 2 रोज़ की रोटी खा लें, तो हम लोग जो है वो घूमने आए। तो बेसिकली ये सब चीज़ हुई थी, और वहीं से हम इनको ये भी पता चलता है कि वहाँ पे जो स्विट्ज़रलैंड को खूबसूरत बनाने में वो गरीब लोगों का जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाथ है। वो गरीबों के हाथ नहीं, वो गरीब लोगों ने इसको जो है कटाव को जो है खूबसूरत बनाने में बहुत ज़्यादा उन लोग का योगदान है, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो कटाव जो है घूम ली। कटाव घूमने के बाद अब बेसिकली इनको जाना था यामथंग, ये निकल गई वापस अपने रास्ते यामथंग जाने के लिए। अब जब यामथंग ये पहुंच गई, तो यामथंग जाने के बाद इन्होंने जब देखा यामथंग को, तो भाई यामथंग भी था खूबसूरत, लेकिन यामथंग जाने के बाद जो है इनको तुम कह सकते हो कि इतना अब ज़्यादा वो मज़ा नहीं आ रहा था कि कटाव से ये होके और आ रही थी, और कटाव बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जगह थी। तो यामथंग अब कटाव के जाके जो है थोड़ा बुझा लगने लगा, तो इनको जो है इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं लेने लगी, ये कहीं यार कटाव ज़्यादा बेस्ट था, और कटाव के आगे जहाँ यामथंग थोड़ा सा जो है वो फीका पड़ गया। तो इसी में जो उनकी जो यामथंग की जो दोस्त थी, फ्रेंड थी मुनी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बताओ प्रकृति भी जो है वो कैसा जो एकदम सिस्टमेटिक एकदम है, कैसे कि सर्दियों में जो है वो बर्फ़ को इकट्ठा कर लेती है, और बर्फ़ को इकट्ठा करने के बाद उसको पिघला देती है, ताकि जो है वो बह के जो है गर्मियों तक के जब हम लोग को पानी की ज़रूरत होती है तो वो बह के नदी के ज़रिए पानी जो है मिल जाती है। ये पूरी साइकिल चलती है कि बर्फ़ आती है, बर्फ़ इकट्ठा होती है, फिर गर्मी में वही बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है, और पिघलने से जो है बह जाती है, नदी के सहारे मिल जाती है, जिससे बर्फ़ आती है। तो ये प्रकृति का जो नियम है ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक सिस्टमेटिक नियम है, ठीक है। तो उसके बाद जब वहाँ पर जब पहुँची
आप लोग की ये मधु कांकरिया, तो इन्होंने वही बात है ना कि इनको भाई यामथंग थोड़ा फीका लगने लगा कटाव के आगे, तो इन्होंने बेसिकली एक वर्ड कहा। वो वर्ड क्या था कि इन्होंने बोला कि भाई कभी कभी जो है वो सफ़र, कह सकते हो कि मंजिल जो है, मंजिल से ज़्यादा अच्छा जो है वो सफ़र हो जाता है। मंजिल से ज़्यादा अच्छा क्या लगने लगता है, मंजिल से अच्छा जो है वो सफ़र लगने लगता है। जैसे ये स्टेटस है कि दिल में मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है, मंजिल नहीं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी ज़िंदगी में सफ़र होता है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। के लिए उनको जो है सफ़र ज़्यादा प्यारा लग गया था, किस चीज़ से, मंजिल से। कटाव ज़्यादा प्यारा लग गया था उनको, उनकी जो मंजिल थी यामथंग थी। इसमें कंफ्यूज ना होना कि वो गंटोक से निकली थी, उनको जाना था यामथंग, जिसकी डिस्टेंस थी 149 किलोमीटर, और ये दोनों जो है घूमने जा रही थी अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जो है यामथंग जाने की जगह जब रास्ते में बीच में ये रुकी कहाँ, लायुंग, तो लायुंग में इनको देखना था बर्फ़, वहाँ मिला नहीं, उनको लोगों ने वहाँ पे सजेस्ट किया, तो वो चली गई वहाँ से कटाव। कटाव अपोजिट में था लेकिन वो फिर भी गई, कटाव गई तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बर्फीली जगह थी। कटाव से वापस घूम के ये यामथंग आई। यामथंग अब इनको अच्छा नहीं लग रहा था कटाव के सामने। तो आई होप कि मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर दिया, तुम लोग को नाम में अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है तो अब तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कन्फ्यूज़न है कि नहीं है। अब आए हम लोग के लास्ट चैप्टर पे, जो कि थोड़ा सा एकदम कह सकते हो तुम उलझा हुआ है। हमें लग रहा है कि अब क्या कह सकते हैं कि राइटर ने क्या कह कि ये सोच के ये लिख दिया, कुछ शुरू के 2 मिनट तो तुम लोग को समझ ही में नहीं आएगा कि तुम लोग सुन क्या रहे हो, ठीक है। चलो फिर भी कोशिश करते हैं कि अपने ढंग से अच्छे से समझाए तुमको। तो चैप्टर का नाम क्या है, मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है भाई, मैं क्यों लिखता हूँ। नाम ही से देखो, मैं क्यों लिखता हूँ, ये तुम लोग का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। और इनका नाम क्या है, राइटर का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इन्हीं को जो है आगे जो है वो कहते हैं, भाई मैं आगे कह के बुलाऊंगा, समझते रहना, इन्हीं को जो है आगे भी कहते हैं, आगे, ठीक है। तो ये है, तो ये भाई ये चैप्टर इन्होंने ये लिखा कि भाई मैं क्यों लिखता हूँ। ये बेसिकली एक राइटर हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने राइटर में ये लिखा है कि भाई लोग क्यों लिखते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ। कोई भी अपना एक राइटर जो है वो अपनी कहानी जो है वो क्यों लिखता है, उसके दिमाग में क्या आता है लिखने से पहले, जिसको सोच के जो है वो पूरी अपनी कहानी लिख देता है। अच्छा चलो ठीक है, कहानी लिख भी दे रहा है, लेकिन कहानी लिखते लिखते भाई वो सोच क्या रहा है। देखो कितनी अजीब बात है कि इनको ये पता करना है कि भाई जो लिख रहा है वो लिख क्यों रहा है, और लिख रहा है तो वो क्या सोच के लिख रहा है, और वो कैसे सोच के लिख रहा है। तो ये सब चीज़ इनके एकदम दिमाग में थी कि भाई ये कोई कैसे लिख रहा है, कोई क्यों लिख रहा है, अगर मैं लिख रहा हूँ तो भाई मैं क्यों लिखता हूँ, मुझे लिखने से क्या मिल रहा है। तो इन्होंने इसको सेटिस्फाई किया। बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कि भाई चलो ठीक है, मैं क्यों लिख रहा हूँ तो ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे ये पता है कि कुछ लोग लिखते हैं कि उनको भाई पैसा मिल जाए, ठीक है। कुछ लोग लिखते हैं क्योंकि उनके पास लोग आते हैं, उनकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है कि भाई तुम बुक लिखो, मैं पब्लिश कराऊंगा, हम भी कमाएंगे, तुम भी कमाएंगे, तुम्हारा नाम होगा, मेरा पैसा होगा, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं। उन्होंने कहा भाई चलो कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेखक कुछ ऐसे होते हैं जिनको भाई, जिनके बॉस लोग बहुत ज़्यादा उन पर बर्डन डाल देते हैं, दबाव डाल देते हैं, भाई तुम्हें 2 दिन के अंदर जो है ये काम करना है, नहीं तो 2 दिन के बाद अपनी शक्ल ना दिखाना। तो कुछ लोग भाई तब लिख देते हैं, एक दबाव में आने के बाद ही लिख देते हैं। कुछ लोग भाई एकदम खुशी लिख देते हैं, और कुछ लोग भाई पैसे के लिए लिख देते हैं। तो ये सब बेसिकली लिखने के जो है वो तरीके हैं कई सारे, कि कोई जो है वो कैसे कैसे लिखता है, ठीक है। ये इतना इन्होंने कन्फर्म किया, तो चलो ये तो मुझे समझ में आ गया। आई होप तुम लोग को भी आ गया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सब चीज़ होती है लिखने में। लेकिन अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि भाई यार मुझे लेकिन अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों लिखता हूँ और मैं किस लिए लिखता हूँ। तो यहाँ पे अब इन्होंने सोचा चलो भाई मुझे लिखने से खुशी क्यों मिलती है, और या मैं जब कभी कभी लिखता हूँ तो मुझे खुशी नहीं मिलती है, ये भी चीज़ है। तो भाई लिखने तो खुशी मिलना और लिखने तो खुशी ना मिलना, ये 2 चीज़ हो जाती हैं। तो इन्होंने इस पर और सोचा। तो इसके बाद इन्होंने एक चीज़ आखिरी में आके इनको ये मुद्दा मिला, एक मुद्दा ये मिला कि इन्होंने अपनी एक ऐसी कहानी लिखी जो हम लोग के सामने उन्होंने बताई। क्या बताई कि भाई ये गए थे जो है एक टाइम कहाँ पे, एक टाइम ये गए थे जापान। तो कहानी आ जाती है हम लोग की जापान की। जापान में ये गए थे कहाँ पे, जापान में हम लोग आए थे हिरोशिमा में, जहाँ पे तुम लोग को पता है कि आइटम बम गिरा था वर्ल्ड वॉर में। किसने गिराया था, यूएसए ने, यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका ने, ठीक है, यूएसए ने। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे उन्होंने देखा, वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे उन्होंने ये देखो ये आ गए हैं जापान। तो ये हिरोशिमा के बाद गए, तो उस टाइम गिरा, उस टाइम नहीं गए, बाद में गए। बाद में जाने के बाद भी इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे देखो ये वहाँ के बच्चे और वहाँ पे लोग जो है कैसे तहस नहस हो गया सब कुछ। वहाँ के हॉस्पिटल गए तो बच्चों लोग का हाल कितना ख़राब, लोगों का हाल कितना ख़राब।
मतलब कि इतना बुरा एटम बम का हाल हुआ था कि तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि आज तक के वहाँ की जो जनरेशन आ रही है उनमें कुछ ना कुछ जो है वो जीन्स जो है वो ख़राब ही आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनका ख़राब ही निकल रहा है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ थी एटम बम। तो ये अभी तक के उन्होंने देखा तो उनको बहुत ही ज़्यादा फील जो है उनका बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, मन जो है उनका बहुत ज़्यादा उदास होने लगा। तो वहीं पर उन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया, किस चीज़ का, एक उनका था अनुभव, एक उनका था अनुभूति। तो उनके हिसाब से अनुभव क्या होता है और उनके हिसाब से अनुभूति क्या होता है वो बताना चाहते हैं। तो अनुभव उनके हिसाब से होता है एक्सपीरियंस, यानी कि जो लेखक जो है वो मान लो कि 15 साल से कोई बुक लिखता आ रहा है, राइटिंग स्किल है उसके पास, 10 साल 15 साल 5 साल से कुछ भी लिखता हुआ आ रहा है, तो ये उसका क्या है, ये उसका है एक्सपीरियंस कि हाँ भाई वो लेखक है, वो लिखता हुआ आ रहा है, एक्सपीरियंस है उसके पास। दूसरा वर्ड इन्होंने बताया अनुभूति। अनुभूति मतलब क्या बताई, अनुभूति मतलब बताई थी फीलिंग, जिसके अंदर फीलिंग है। तो जापान में भाई ये राइटर थे, बहुत पहले से लिखते हुए आ रहे थे, राइटर थे ये, बहुत पहले से लिखते हुए आ रहे थे। तो अनुभव तो इनको था, एक्सपीरियंस तो इनको था, लेकिन जापान की वो सब हालत ये देखकर, जापान की ये सब हालत देख के, हिरोशिमा पे ये सब जो हुआ है वहाँ के लोगों को देख के इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था दिल से, और उनको मतलब वो अपने आप को फील कर पा रहे थे वहाँ पे कि ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरे ही साथ हुआ है। तो उसको उन्होंने वर्ड दिया अनुभूति है। अनुभूति मतलब फीलिंग, कि वो जो है उन लोग को जो अपने जैसा फील कर पा रहे हैं। तो बेसिकली अनुभूति का मीनिंग क्या हुआ, फीलिंग हुआ। तो उन्होंने वहाँ पे यही बताया कि अनुभव जो है वो, अनुभूति जो है वो अनुभव से कहीं ज़्यादा है। मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस अगर मेरे पास फीलिंग है तो मैं एक्सपीरियंस वाले से कई गुना एक ज़्यादा लेवल अच्छे इंसान हूँ और अच्छा स्किल है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास एक फीलिंग है। क्योंकि बगैर फीलिंग के तुम एक्सपीरियंस किस चीज़ का निकालोगे भाई, एक्सपीरियंस ठीक है लेकिन फीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो उन्होंने अनुभूति को जो है वो क्या बताया, फीलिंग, और फीलिंग को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो जापान में अभी ये सब ये देख ही रहे थे। तो उसके बाद थोड़ा सा और वो अब रास्ते में चल रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा एक शैडो। अब ये शैडो देखो तो ये शैडो में क्या पता चलता है कि हो सकता है यहाँ पे एक इंसान खड़ा होगा, ठीक है। तो जब एटम बम गिरा होगा तो उसका जो कह सकते हो कि उसके जो पार्टिकल हैं जो बिखरे होंगे वो एकदम इस हिसाब से बिखरे होंगे कि एक इस पर एक सीधे आके पड़ गए होंगे। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीता वहाँ का सब एटमॉस्फेयर हल्का हुआ तो उसका सब कह सकते हैं जितने पार्टिकल है वो सब हट गए होंगे और वो उसकी शैडो का निशान आज तक के रह गया। इसको तुम लोग हम कैसे समझाएं तुम लोग को यार, कि तुम लोग देखे होगे ना कि कहीं पे कोई अगर मर जाता है होगा, अक्सर तुम लोग रोड पे देखे होगे कुत्ता उत्ता मर जाता है या जो भी मर जाता है, तो थोड़े दिन बाद तुम जाके देखते होगे तो जहाँ पे कुत्ता रोड पे मरा होगा एक्सीडेंट पे, कोई कार वार चढ़ा के निकल जाता होगा, बेसिकली बहुत गलत करते हैं, बचना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता होगा कि वहाँ पे कुछ दिन बाद अगर तुम जाओगे तो वहाँ पे वो अलग एक खाल रहती होगी ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि बेसिकली यहाँ पे एक इंसान खड़ा होगा तो वो इंसान के ऊपर जब एटम बम गिरा होगा तो इंसान जब वो हो गया होगा, उसके एकदम कह सकते हो कि टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे, तो वो ऐसे आ गए होंगे ज़मीन पे और उसके बाद ऐसी वहाँ पे शैडो बन गई होगी। तो वो जब वो देखे उन्होंने, किसने देखा, आज्ञा जी ने जब ये चीज़ देखा तो उन्होंने एकदम यहाँ पे अपने आप को फील किया और उन्होंने अपने आप को रख के सोचा कि भाई इमेजिन किया कि सोचो ये मैं ही हूँ और मेरे साथ ये हुआ है कि पत्थर के ऊपर मेरा एक कह सकते हो कि एक चित्र बन गया है, एक मेरी जो परछाई होती है पूरी की पूरी मेरी परछाई आ गई है। तो पूरा का पूरा अपने आप को उन्होंने रिलेट कर दिया। अब ये चीज़ पूरा अपने आप को रिलेट करके फिर उन्होंने ये वाली स्टोरी लिख दी कि भाई जो है अनुभूति जो है वो अनुभव से बड़ी होती है। अनुभूति मतलब मेरी फीलिंग जो है, लेखक के अंदर जो फीलिंग है, लेखक एक फीलिंग फील करके ही जो है वो लेखिका को लिखता है, तभी ये होता है कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसका आंसर होगा कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं फील करके लिखता हूँ, कि मैंने जापान वाले लोगों को फील किया कि वहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ, इसलिए मैंने उनके बारे में लिखा। मैंने जो है किसी के बारे में फील किया कि उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्यों हुआ, इसलिए मैंने उसके बारे में लिखा। कोई अगर मान लो कि प्रेस रिपोर्टर है, वो लिख रहा है किसी क्रिमिनल के बारे में, तो उसने फील किया, किसको फील किया, क्रिमिनल को फील नहीं किया। क्रिमिनल ने जिसके ऊपर जहाँ पे क्राइम किया है, जो उनका आदमी है जिसको मारा होगा, वो उसके फैमिली को उसको जो है फील किया, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई। तो बेसिकली इसका आंसर ये होता है, एग्जाम्पल आई होप समझ पाए होंगे कि मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मैं फीलिंग को करके लिखता हूँ, ये मेरा पैशन है इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ।
मेरा पैशन है, ये काम है, मैं 10-15 साल से जो है लेखिका का राइटिंग जो है स्किल है मेरे पास, मैं 15 साल से लिखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये लिखता हुआ आ रहा हूँ इसलिए मैंने इस चीज़ को नहीं लिखा। मैंने इस चीज़ को इसलिए लिखा क्योंकि इस चीज़ को मैंने फील किया। भाई तुम कुछ फील करोगे तभी नहीं लिखोगे, लिखना तो तुमको आता है, 15 साल से 20 साल से तुम लिख के आ रहे हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, मतलब कि तुम्हारे पास अनुभव है, लेकिन जब तक तुम किसी चीज़ को फील नहीं करोगे तुम लिखोगे कैसे। तो बेसिकली ये चीज़ इस पूरे चैप्टर में जो है लेखक ने समझाई थी कि मैंने जापान गया था, तो जापान से मैंने ये चीज़ फील की, और जब वो लेट है तो ट्रेन में जब आ रहे थे वापसी में, तो ट्रेन में उन्होंने ये स्टोरी लिखी, और ये स्टोरी उनकी जो है बहुत ही ज़्यादा हिट भी हो गई थी, क्योंकि ये जो एक इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं क्यों लिखता हूँ। तो इन्होंने जो अनुभव और अनुभूति को जो डिस्क्राइब किया है कि अनुभव भले तुम्हारे पास जितना भी हो जाए, भले तुम 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल के एक्सपीरियंस वाले इंसान हो जाओ, लेकिन जब तक अनुभूति तुम्हारे पास नहीं आई, तुम्हारे पास फीलिंग नहीं आई, तब तक तुम एक अच्छे जो है लेखक नहीं बन सकते हो, क्योंकि अनुभूति बहुत ज़्यादा, फीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोगों को अपने आप को लोगों पर रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने एक एग्जाम्पल ये भी दिया था कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग जैसे मानते हो कि उनको जो काम करना रहता है तो अलार्म लगा देते हैं, तो अलार्म लगा देते हैं तो क्या होता है, वो अलार्म जो है उन लोग को हेल्प कर देता है कि सुबह उठ जाओ और तुमको जो काम करना है वो कर लो, अगर लिखना है तो लिख लो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रिलेट हो रहा है कि ये अलार्म क्या हो गया, ये अनुभूति हो गया, ये एक फीलिंग हो गई अलार्म, और ये सो रहा है तो इसको बेसिकली अनुभव तो है भाई, रोज़ उठता है ना, डेली उठता है, उठ तो डेली रहा है ना, अनुभव तो है इसके, लेकिन इसके पास फीलिंग नहीं है कि ये भाई करेक्ट इतने टाइम ही उठ जाए। तो ये एक रिलेट हो रहा है बहुत खतरनाक तरीके से, जिसको तुम लोग को समझने में थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा कि ये इंसान सो रहा है लेकिन उठने के लिए किसकी मदद ले रहा है, अलार्म की। तो अलार्म तुम्हारा क्या हो गया, अलार्म तुम्हारा हो गया असल में अनुभव, अलार्म तुम्हारा नहीं, अलार्म तुम्हारा हो गया अनुभूति, यानी कि अलार्म के पास एक समझ लो फीलिंग है। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सो रहा है ये तुम्हारा अनुभव, भाई ये रोज़ उठता है ना, अनुभव तो इसको रोज़, एक्सपीरियंस तो भाई जब से पैदा हुआ तब से है इसको उठने का, लेकिन तब भी ये करेक्ट टाइम पे नहीं उठ पाता है, सहारा लेता है इसका। तो इन्होंने यही बताया कि जिस दिन तुम बगैर अलार्म के उठ गए उस दिन तुम अनुभूति हो गए। जैसे कि ऑफकोर्स हम लोग उठते ही हैं आज के टाइम पे, कि जब हम लोग को रोज़ एक ही टाइम पे उठना रहता है तो हम लोग की आँख अपने आप एक ही टाइम पे खुल जाती है। तो ये हम लोग के अंदर अनुभूति आ गई कि हम लोग को अब जो है अनुभव का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, अनुभव भी है और अनुभूति भी है, हम लोग के अंदर फीलिंग भी है। ऐसा नहीं कि हम लोग उठ ही नहीं पा रहे, उसी टाइम हम लोग उठ जा रहे हैं। तो ये अनुभव और अनुभूति को जो डिस्क्राइब इन्होंने किया है ये बहुत ही तुम लोग कह सकते हो कि एक हाई लेवल का जो है वो किया है। तो इतना तुम लोग डीप में जाके ना लिखना है उसमें आंसर में, नहीं तो तुम लोग मिस्टेक कर दोगे। तुम लोग सीधे सीधे डिफाइन ऐसे करना कि अनुभव अनुभूति क्या होता है। अनुभव तुम लोग को होता है एक्सपीरियंस, अनुभूति तो तुम लोग को होती है फीलिंग, ठीक है। तो जापान में जब ये गए थे तो इनके पास अनुभव पहले ही से था और अनुभूति को ये खोज रहे थे कि मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, ये इनके दिमाग में चल रहा था। तो वहाँ पर उनको मिल गई इसकी बात कि ये होती है अनुभूति। अनुभूति मतलब मैंने फीलिंग, मैंने जापान में जो लोग को देखा वो लोग के साथ क्या क्या गुजरा, मैंने उन लोग को अपने पास रख दिया, उससे मुझे मिला अनुभूति और मैंने लिख दिया। तो आंसर क्या निकला, मैं यूँ लिखता हूँ। समझ गए? आई होप कि अच्छे से मैं समझा पाया हूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल चैप्टर था जिसको समझाना जो है बहुत ही ईजी तो था, अच्छा तो है। तुम लोग समझना चाहोगे तो तुम लोग को इंटरेस्ट आएगा इसमें, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो के ऊपर और देख लेना, 100% तुम लोग को समझ में आएगा ही आएगा। और कमेंट में बता देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो है चैनल के साथ बने रहें, और जो है अपने एग्जाम में जो है हाई मार्क्स जो है वो बूस्टअप करते रहें। ओके, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।